हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ चैप्टर 12 यानी कि जो रैखिक प्रोग्रामिंग आपका चैप्टर है उसकी प्रश्नावली 12.2। हो सकता है देखिए ये प्रश्नावली मुझे दो पार्ट्स में बतानी पड़े क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं और हर प्रकार के क्वेश्चन आपको बताने भी पड़ेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, ये शायद देखिए आहार संबंधी समस्या है। रेशमा दो प्रकार के भोज्य पदार्थ P और Q को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन A और 11 मात्रक विटामिन B हो। यानी देखिए यहां पे दो भोज्य पदार्थ हैं P और Q, और जब हम उन्हें मिलाएंगे तो हमें एक ऐसा मिश्रण तैयार करना है कि उस मिश्रण में कम से कम 8 मात्रक विटामिन A के जरूर हों, इससे कम नहीं है। यानी विटामिन ए की जो हमें रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता, वो कम से कम 8 मात्रक है मिश्रण में, और विटामिन बी की जो रिक्वायरमेंट है वो है 11 मात्रक। कम से कम 11 मात्रक विटामिन बी के जरूर हों, ऐसा मिश्रण हमें तैयार करना है। अब देखिए भोज्य पदार्थ पी की जो लागत है वो 60 रुपए प्रति किलोग्राम, और भोज्य पदार्थ क्यू की जो लागत है 80 रुपए प्रति किलोग्राम। भोज्य पदार्थ पी में 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए के और 5 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी के हैं, जबकि भोज्य पदार्थ क्यू में 4 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए के और 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी के हैं। मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। अब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, देखिए जो पिछली प्रश्नावली मैंने आपको बताई 12.1, उसमें आपको रैखिक उद्देश्य फलन वो भी लिखा हुआ मिलता था और जो व्यवरोध होते थे वो भी लिखे हुए मिलते थे। अब आपको रैखिक उद्देश्य फलन भी खुद बनाना है और व्यवरोध भी खुद बनाने हैं। इन्हीं को कहते हैं भाषा वाली समस्याएं। ये कई प्रकार की होती हैं जिनमें आपको रैखिक उद्देश्य फलन भी बनाना पड़ेगा, यानी कि z बराबर, और व्यवरोध भी बनाने पड़ेंगे। चलिए मैं बताता हूं सबसे पहले रैखिक उद्देश्य फलन कैसे बनाएंगे। देखिए जिस शब्द के साथ न्यूनतम या अधिकतम वर्ण लगा है वो चीज आपका रैखिक उद्देश्य फलन होती है। यहां पे देखिए मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए, तो लागत का जो फलन होगा वो होगा हमारा रैखिक उद्देश्य फलन। लागत का जो फलन होगा वो होगा हमारा रैखिक उद्देश्य फलन। अब देखिए इसमें हमें दो चर भी मानने पड़ेंगे। एक चर x होता है और दूसरा चर कौन सा होता है y। तो वो उनकी देखिए मात्राएं ही हैं, यानी भोज्य पदार्थ P और भोज्य पदार्थ Q के हम कितने किलोग्राम लें, क्योंकि उनकी देखिए कीमत भी दे रखी है 60 रुपए प्रति किलोग्राम, तो इसका मतलब कि हमें किलोग्राम में ही मानने पड़ेंगे। तो ये बात देखिए मैंने पहले लिखी है, माना भोज्य पदार्थ P के x किलोग्राम तथा भोज्य पदार्थ Q के y किलोग्राम परस्पर मिलाए जाते हैं। पहले भोज्य पदार्थ के मैं मान रहा हूं x किलो है और दूसरे भोज्य पदार्थ के y किलोग्राम है, तो मिश्रण की जो लागत बनेगी वही हमारा रैखिक उद्देश्य फलन है। उसी को हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये न्यूनतम कब होगा। अब इसकी लागत किस तरीके से निकालें। देखिए पहला भोज्य जो पदार्थ है उसकी लागत 60 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी इसके 1 किलोग्राम की लागत 60 रुपए है, तो इसके x किलोग्राम की लागत कितनी हो गई 60x। 1 किलो का अगर 60 का है तो x किलो कितने का हो गया 60x का। दूसरा भोज्य पदार्थ Q, उसकी लागत 80 रुपए प्रति किलोग्राम है। अगर 1 किलो 80 रुपए का है तो y किलो कितने का हो गया 80y का। यह आपकी टोटल लागत होगी अगर मैं इनके बीच में प्लस का चिन्ह मानेगा, यानी मिश्रण की टोटल लागत वो हो गई देखिए 60x प्लस 80y रुपए। यही हमारा रैखिक उद्देश्य फलन है। इसी को हमें न्यूनतम दिखाना है कि न्यूनतम कब होगा। अब केवल एक बात और बची कि हम इसके व्यवरोध और निकाल लें, फिर तो ये पिछले एक्सरसाइज का क्वेश्चन हुआ। कैसे निकालें व्यवरोध। देखिए
यहां पे विटामिन ए और विटामिन बी, भोज्य पदार्थ बी में भी विटामिन ए और बी है, भोज्य पदार्थ क्यू में भी विटामिन ए और बी है। तो मैं अगर इस तरीके का एक चार्ट बनाता हूं यहां पर, कोशिश आप ये करेंगे कि इससे आसानी ही होगी। जो आहार संबंधी समस्याएं हैं, अगर हम उनमें इस तरीके का एक चार्ट बना लें, चलिए मैं यहां लिखता हूं भोज्य पदार्थ। पहला भोज्य पदार्थ पी है और दूसरा भोज्य पदार्थ कौन सा है? इनमें विटामिन ए और विटामिन बी, दो ही प्रकार के विटामिन हैं। कैसे कैसे हैं? देखिए, भोज्य पदार्थ जो पी है उसमें लिखा है, देखिए ये तीसरी लाइन में लिखा है, भोज्य पदार्थ पी में 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए के हैं। यानी विटामिन ए के देखिए 3 मात्रक हैं प्रति किलोग्राम और 5 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी के हैं। ये भोज्य पदार्थ पी में है, 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए के और 5 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी के। अब देखिए, जो भोज्य पदार्थ क्यू है उसमें 4 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए है और 2 मात्रक प्रति किलोग्राम वो है विटामिन बी के। भोज्य पदार्थ में भी देखिए लिख दिया 4 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए और 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी। अब देखिए इनकी हमें रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं दिखाता हूं, देखिए नीचे। यानी हमें ऐसा मिश्रण तैयार करना है कि हमारी आवश्यकता कंप्लीट हो जाए। और जो हमारी आवश्यकता है वो क्या है? देखिए, ये पहली लाइन में लिखा है मिश्रण में विटामिन ए कम से कम 8 मात्रक हो प्रति किलोग्राम और मिश्रण में विटामिन बी कम से कम 11 मात्रक। यानी विटामिन ए की जो हमारी आवश्यकता है वो 8 मात्रक है और विटामिन बी की जो हमारी आवश्यकता है वो कितनी मात्रक है? 11 मात्रक। अब इसी से हम देखिए यह बहुत कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? चलिए, विटामिन ए की जो आवश्यकता है वो कम से कम 8 मात्रक है। तो अगर हम देखिए इनका मिश्रण तैयार कर रहे हैं, इसके 1 किलोग्राम में अगर 3 मात्रक हैं तो x किलोग्राम में कितने होंगे? 3x। देखिए, 1 किलोग्राम में अगर 3 मात्रक हैं तो x किलोग्राम में कितने हो गए? 3x। और ऐसे ही देखिए यहां पर अगर भोज्य पदार्थ क्यू के 1 किलोग्राम में 4 मात्रक है विटामिन ए की, तो 22 किलोग्राम में कितने हो गए? 22। ये टोटल हुआ विटामिन ए। ये मैं यहां लिख देता हूं, एक हेडिंग मैंने इस तरीके का बना दिया है क्योंकि जो हमारे विटामिन ए की आवश्यकता है वो देखिए ये है। ऐसे चलिए मैं आपको बता देता हूं विटामिन बी कैसे निकालते हैं। एक बार चलिए और समझ सकते हैं। एक बार देखिए, विटामिन बी है भोज्य पदार्थ के 1 किलोग्राम में 5 मात्रक है। ये देखिए सब प्रति किलोग्राम ही है। मैं यहां पर सबके लिए चलिए लिख देता हूं प्रति किलोग्राम। ये देखिए, तो इसका मतलब क्या है? अगर इसके 1 किलोग्राम में 5 मात्रक हैं तो हैं इसके कितने? देखिए, भोज्य पदार्थ पी के x किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 5 मात्रक तो x किलोग्राम में कितने हो गए? 5x। ऐसे ही देखिए, भोज्य पदार्थ क्यू के 1 किलोग्राम में 2 मात्रक हैं और भोज्य पदार्थ क्यू के 22 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम में अगर 2 हैं तो 22 किलोग्राम में कितने होंगे? 2y। ये हो गया विटामिन। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो देखिए 8 है। मैंने अभी बीच में चिन्ह नहीं लगाया। और इसकी जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो कितनी है? 11।
कम से कम 8 मात्रक हो। ये जो आवश्यकता है देखिए, ये आपकी लिखिए यहां कम से कम, मैं यहां पे लिख देता हूं आवश्यकता कम से कम। कम से कम का मतलब कम से कम 8 जरूर हो, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा हो जाए और अच्छी बात है। तो इसका मतलब या तो 8 हो या 8 से ज्यादा हो, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। कम से कम 8 यानी 8 या 8 से ज्यादा। ऐसे कम से कम 11, तो 11 या 11 से ज्यादा। 5x + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, ये आपके व्यवरोध है। अब देखिए ये जो x किलोग्राम है ये नेगेटिव तो हो नहीं सकते, ये तो हमेशा कैसे होंगे आपकी पॉजिटिव, क्योंकि आपकी क्वांटिटी है यानी कि मात्रा, और ना ही ये नेगेटिव हो सकती है। ये आपको अपनी तरफ से लिखनी है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि जो भी क्वांटिटी होगी यानी कि मात्रा वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये आपके व्यवरोध हुए, और ये आपको दिखाना है इसकी लागत न्यूनतम हो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं न्यूनतमीकरण। z इज इक्वल टू 60x + 80y, जबकि व्यवरोध आपके लिए है। तो सबसे पहले तो देखिए मुझे इनका ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। चलिए मैं यहां ग्राफ बनाता हूं। 3x + 4y, जैसे मैंने आपको 12.1 में बताया था, 3x + 4y = 8। और दूसरी जो आपकी व्यवरोध है 5x + 2y = 11, वो चलिए मैं यहां दिखा देता हूं। 5x + 2y = 11। अब ये भी एक सरल रेखा है, ये भी एक सरल रेखा है। ये तो मैंने 12.1 में भी आपको बता दिया है। इस पे हमें दो बिंदु निकालने हैं। कोशिश ये करें एक बार x का मान 0 रख दें। अगर हम इसमें x का मान 0 रखते हैं तो 4y = 8, y का मान 2 आ गया। और एक बार हमने y का मान 0 रख दिया तो 3x = 8, x का मान 8/3 आ गया। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। इसे हम 2.7 में मान सकते हैं, 2 और 3 के बीच में आएगा। अब देखिए यहाँ पे x का मान एक बार 0 रखा तो y का मान 11/2, और y का मान 0 रखा तो x का मान 11/5। चलिए अब देखते हैं यहां पर मैं यहां 5 तक ही दिखा देता हूं। चलिए 1 2 3 4 5। ये चीज देखिए आप 12.1 में भी सीख चुके हैं, फिर भी चलिए मैं पूरा आपको करके दिखाता हूं। पहले इस रेखा का ग्राफ बनाते हैं। 0,2 बिंदु को देखिए ये है, और 8/3, 0, 8/3 का मतलब 2.7, 2.7, 0 वो देखिए ये वाला बिंदु हो गया। इन दोनों को मैंने मिला दिया। पहली रेखा आपकी कंप्लीट। 3x + 4y = 8। चलिए मैंने यहां पे लिख दिया 3x + 4y = 8। 0,11/2। अब दूसरी रेखा पे आते हैं, यानी 0,5.5। तो 5.5 चलिए यहां पर से छोटा, तो 5.5 मैंने यहां मान लिया, और 11/5, यानी कि 2.2,0। 2.2 का मतलब वो देखिए यहां होगा 2.2,0, वो देखिए ये हुआ, इसे मैंने मिला दिया। ये आपकी रेखा हो गई 5x + 2y = 11।
चलिए मैंने दोनों रेखाएं कंप्लीट करी। अब आता है इनका सुसंगत क्षेत्र निकालना कि इसमें कौन सा भाग कॉमन है। अगर हम इसका कॉमन भाग निकालें तो आलेखीय विधि से। अब देखिए पहले मैं अगर इसी असमीका की बात करूं, जो बात मैंने आपको 12.1 में सिखाई, हम इसमें मूल बिंदु रख के चेक करते हैं। 3x + 4y बड़ा है या बराबर है 8 के। मैं यहाँ पे देखिए इतना स्पेस नहीं है, इसमें बता सकता हूँ पहली असमीका 0 यहाँ रख लिया, यानी मूल बिंदु तो 0 + 0 कितना आएगा, देखिए 0 बड़ा है या बराबर है 8 के। इसका मतलब ये तो असत्य हो गया, यानी इसे मूल बिंदु संतुष्ट करता ही नहीं। और अगर मैं यहां पे देखता हूं 0 + 0 वो 0 ही आएगा। 0 बड़ा है या बराबर है 11 से, ये भी असत्य है। देखिए ये वही मेथड हुआ जो मैंने आपको 12.1 में सिखाया। मूल बिंदु इसे भी संतुष्ट नहीं करता, मूल बिंदु इसे भी संतुष्ट नहीं करता। यानी जो पहली असमीका है हम इसमें वो भाग लेंगे जिसमें मूल बिंदु नहीं हो, क्योंकि मूल बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहा, तो हम ये वाला भाग तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो मूल बिंदु इंक्लूड है। इसके ऊपर वाला भाग ही हमें लेना पड़ेगा। हमें जो लेना पड़ेगा वो इसके ऊपर वाला भाग लेना पड़ेगा, यानी कि ये वाला भाग। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और ऐसे ही ना ही इसे मूल बिंदु संतुष्ट कर रहा है, तो इसके लिए भी हमें वो भाग लेना है जिसमें मूल बिंदु नहीं हो, यानी हम नीचे का नहीं ले सकते, हम ऊपर का ही लेंगे। यानी इस असमीका के लिए ऊपर का भाग आएगा और इस वाली असमीका के लिए वो भी ऊपर का भाग। तो दोनों में जो कॉमन भाग होगा वो देखिए आपका ये वाला होगा। आप चाहें तो वो मेथड कर सकते हैं। एक के लिए आपने क्षैतिज रेखाएं दिखाई, दूसरे के लिए आपने ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिखाई, फिर दोनों में जो कॉमन पार्ट है। लेकिन आप अगर एक बार में कॉमन निकाल लेते हैं, वो देखिए आसान ही है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ये हुआ देखिए आपका, इसी को हम कहेंगे सुसंगत क्षेत्र। अब इसमें देखिए सुसंगत क्षेत्र वो ये है, तो इसके 3 कोणीय बिंदु हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये निकल के आया। ये इनका प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। देखिए 3 कोणीय बिंदु हैं, एक तो देखिए ये वाला बिंदु है, ये भी चलिए मैं यहां लिख देता हूं। ये कितना है, ये तो देखिए x अक्ष पर है पहले, यानी 8/3, 0। चलिए मैंने यहां लिख दिया 8/3, 0। एक ये वाला बिंदु है, चलिए ये मैं इधर दिखा देता हूं, ये है 0,11/2 और एक है ये वाला। अब ये तो देखिए प्रतिच्छेद बिंदु है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु। अगर हम इनको आपस में हल करें तो जो x और y के मान निकल के आएंगे वो इस बिंदु का मान कितना आएगा। चलिए आप लोग कर सकते हैं, मैं वैसे ही हल कर लेता हूं। यहाँ 2y है, चलिए अगर मैं इसकी 2 से गुणा करता हूं, 10x माइनस 3x यानी कि 7x, 22 माइनस 8 यानी x बराबर 2 आता है, x बराबर 2 आता है और y बराबर आता है 1/2। मैं देखिए यहां पे लिख देता हूं 2, 1/2। चेक कर सकते हैं 2, 1/2, 2 और 1/2 बिल्कुल ठीक है। तो आपके 3 कोणीय बिंदु होंगे, वो आप यहां लिखे हुए दिखाएंगे सुसंगत। जैसे देखिए आपने क्या 12.1 में, वैसे ही आपको यहां करना है सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु। वो आपके देखिए ये 0,11/2, 2,1/2, 8/3, अब इन्हीं तीनों में एक बिंदु ऐसा होगा जिसपे इस मिश्रण की लागत न्यूनतम होगी। वो देखिए हमें यहां दिखाना है। एक आप इस तरीके का चार्ट बनाना है, कोणीय बिंदु,
लागत z बराबर 60x प्लस 80y। क्या है कि देखिए, ये पहला बिंदु है 0,11/2, दूसरा बिंदु है 2,1/2 और तीसरा बिंदु है 8/3,0। 0,11/2, 0 तो ये 0 ही हो गया, 11/2 440 रुपए, 2,1/2 तो 120 और 40 160 रुपए। 8/3,0 तो y का मान तो 0 ही है, 8/3 गुणा 60 160 रुपए। अब इसमें जो न्यूनतम लागत हुई वो तो देखिए दोनों है, ये भी न्यूनतम लागत है, ये भी न्यूनतम लागत है। ऐसे क्वेश्चन 12.1 में भी मैंने बताई थी, ऐसे दो क्वेश्चन निकल के आए थे जब मैंने कराई थी आपको। 2,1/2 ये वाला बिंदु, 8/3,0 ये वाला बिंदु, यानी कि ये रेखा 2,1/2 से 8/3,0 को मिलाने वाले रेखाखंड, इस पर जितने बिंदु होंगे उस पर सभी पे मिश्रण की लागत न्यूनतम होगी 160 रुपए। आप लोग यही लिखेंगे, मिश्रण की न्यूनतम लागत बराबर 160 रुपए। कौन से बिंदुओं पर? 2,1/2 व 8/3,0 को मिलाने वाले रेखाखंड के सभी बिंदुओं पर। अगर कोई एक बिंदु निकल के आता तो हम वही उत्तर लिखते। मान लीजिए यही निकल के आता 2,1/2 तो यही उत्तर होता, यानी भोज्य पदार्थ P के 2 किलोग्राम और भोज्य पदार्थ Q के आधा किलोग्राम। लेकिन अब देखिए उत्तर ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, इसको मिलाने वाले रेखाखंड के सभी बिंदुओं पर। यह हुआ देखिए पहला क्वेश्चन, आहार संबंधी समस्या। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले एक बार चलिए पढ़ देता हूं मैं। एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है उसे बनाने के लिए, और दूसरे प्रकार के केक की बनाने के लिए 100 ग्राम आटे और 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। केकों की अधिकतम संख्या बताइए। अधिकतम संख्या, देखिए शब्द अधिकतम लिख के आ गया, तो यहां जो केकों की संख्या होगी वो आपका रैखिक उद्देश्य फलन है, यानी दोनों प्रकार के केक मिलाकर उनकी संख्या कितनी है वो होगा आपका रैखिक उद्देश्य फलन। जबकि 5 किलो आटे, जो कि 5 किलो आटे और 1 किलो वसा से बन सकते हैं, यह मान लिया जाए कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी। अब देखिए मैंने यही चीज माना पहले प्रकार के एक्स केक बनाए जा सकते हैं संख्या में, और दूसरे प्रकार के वाई केक बनाए जा सकते हैं संख्या में। तो इनकी जो टोटल संख्या हो गई कितनी हो गई, वो x प्लस वाई। यही आपका रैखिक उद्देश्य फलन होगा, केकों की संख्या z बराबर x प्लस वाई। इसी को हमें लिखवाना है कि अधिकतम कब होगा। अब इसे बनाने के लिए देखिए वसा की आवश्यकता भी है, आटे की आवश्यकता भी है। तो चलिए मैं यहां इस तरीके से लिख देता हूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी चार्ट बनाया। यहां केक लिख देता हूं, ये पहले प्रकार का केक और ये दूसरे प्रकार का केक। इसे बनाने के लिए आटे की आवश्यकता है और वसा की आवश्यकता है। पहले प्रकार के केक को बनाने के लिए 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा की आवश्यकता है, और दूसरे प्रकार के केक को बनाने के लिए 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा की आवश्यकता है। अब देखिए ये जो इन्होंने लिखा है 5 किलो आटा और 1 किलो वसा से बन सकती है, इसका मतलब क्या है? हमारे पास केवल 5 किलो आटा ही उपलब्ध है, यानी इस चीज को हम कहेंगे उपलब्धता। ऐसा नहीं है कि देखिए आटा कितना ही उपलब्ध है, हमारे पास सिर्फ 5 किलो आटा उपलब्ध है। और देखिए क्या लिखा है,
1 किलो वसा उपलब्ध है, यानी आटे की जो मात्रा है वो 5 किलोग्राम है, और जो वसा की उपलब्धता है हमारे पास वो सिर्फ 1 किलोग्राम है। इसी मटेरियल के अंदर हम इतने प्रकार के, यानी पहले प्रकार के केक और दूसरे प्रकार के केक बना सकते हैं, लेकिन वो अधिकतम कितनी संख्या में बना सकती हैं, ये है इसका क्वेश्चन। तो देखिए, पहले जो आटे वाली कंडीशन आ गई हमारे पास, क्योंकि उपलब्धता आटे की इतनी है, तो मैं चलिए हेडिंग डाल देता हूं इस तरीके से, जो आटे की कंडीशन को कंप्लीट करे और वसा की कंडीशन को भी कंप्लीट करे, वो दूसरी आपका अवरोध होगा। ये आटे के लिए अवरोध क्या होगा और वसा के लिए अवरोध। देखिए, एक केक को बनाने के लिए, पहले प्रकार के एक केक को बनाने के लिए 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा चाहिए। अगर एक केक के लिए चाहिए 200 ग्राम आटा, तो x केक के लिए कितनी चाहिए? 200 x ग्राम आटा, यानी कि 200 x ग्राम। देख लें ध्यान से, एक केक के लिए, देखिए पहले प्रकार के एक केक के लिए 200 ग्राम आटा चाहिए, तो इसका मतलब 200 ग्राम अगर आटा चाहिए तो x केक के लिए कितना चाहिए? 200 x ग्राम। ये हो गया, देखिए कंप्लीट। ऐसे ही दूसरे प्रकार का केक, मैं पहले आटे की कंडीशन ही पूरी कर रहा हूं। 100 ग्राम आटा चाहिए, एक केक के लिए 100 ग्राम चाहिए, तो y केक के लिए कितना चाहिए? 100 y। तो टोटल आटा हमें कितने चाहिए? 200 x ग्राम प्लस 100 y ग्राम। ये टोटल आटा हुआ हमें जरूरत। ऐसे ही वसा की बात आती है। देखिए, वसा की जरूरत 25 ग्राम, एक केक के लिए अगर 25 ग्राम है तो x केक के लिए 25x ग्राम प्लस दूसरे प्रकार के, देखिए वसा की जरूरत कितनी है? एक केक के लिए 50 ग्राम, तो y केक के लिए 50 y, यानी वसा की जरूरत पड़ेगी 25x प्लस 50y ग्राम। अब आती है इसकी उपलब्धता। आटे की उपलब्धता 5 किलोग्राम है। किलोग्राम, देखिए यहां ग्राम है, यहां किलोग्राम, यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। तो इसे अगर मैं ग्राम में चेंज करूं तो ये 5000 होती है, और ये कितनी होती है? 1000। चलिए देखते हैं आगे क्या आएगा। हमारे पास देखिए उपलब्धता, यानी कि हमारे पास सिर्फ 5 किलो ही उपलब्ध है, इससे ज्यादा नहीं है। इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा उपलब्ध नहीं है। तो यानी कि कितने या इससे कम, ये चिन्ह आएगा, क्योंकि हमारे पास या तो 5000 से कम है या 5000 है। ऐसे ही या तो 1000 से कम है या 1000 है। ये आपके अवरोध होंगे, और ये अवरोध ऐसे हैं कि ना तो ये ऋणात्मक होगा और ना ही ये ऋणात्मक होगा, ये दोनों यानी कि धनात्मक भी होंगे। तो ये मैं यहां लिख देता हूं, x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। अब देखिए, ये जो अवरोध हैं और हमें दिखाना है इसको अधिकतम, तो मैं यहां लिख देता हूं अधिकतमीकरण, क्योंकि हमें केकों की संख्या z बराबर x प्लस y, ये हमें दिखाने की अधिकतम कब होगी इन व्यवरोधों के अंतर्गत। अब ये व्यवरोध आपको थोड़े बड़े लग रहे हैं, हमें इन्हें छोटा करके भी लिखना पड़ सकता है। ये अगर मैं 100 से भाग करता हूं, वो मैं यहां लिख देता हूं 100 से भाग करके, यानी कि 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 50। यह आपका पहला अवरोध हुआ। और जो दूसरा अवरोध है, अगर मैं इसे 25 से भाग करता हूं तो x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 40। अगर कोई अवरोध आपकी किसी संख्या से भाग कर सकते हैं, आप उसे भाग करके ही लिखेंगे, छोटा लिखना ही बेटर है। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, देखिए ग्राफ हमेशा इक्वल टू का ही बनता है। मैं यहां पर दोबारा नहीं लिख रहा, 2x प्लस y इक्वल टू 50 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अगर x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 50 आएगा, और y का मान 0 रखते हैं तो x का मान आएगा 25।
का मान 0 रखते हैं, y का मान 20 और y का मान 0 रखते हैं, x का मान कितना 40। बहुत सिंपल थे। अब ये क्योंकि इतने गुणांक में है, चलिए मैं इन्हें 10 10 के गुणांक में ले लेता हूं। 10 20 30 40 50, ये भी मैंने 10 के गुणांक में लिए। चलिए पहले बिंदुओं के निर्देशांक क्या है? 0,50 25,0 0,50 25,0 देखिए 25 गुना क्या है, ये आपकी पहली होगी रेखा 2x + y = 50 और दूसरी x + 2y = 40 0,20 40,0 x + 2y = 40। अब आते हैं देखिए सुसंगत क्षेत्र की बात। अगर मैं इसमें मूल बिंदु रखता हूं 0 + 0 तो 0 ही आएगा, 0 इज लेस देन 50, ये बात तो सही है, इसका मतलब मूल बिंदु इसे संतुष्ट करता है। और 0 + 0 0 ही आएगा, लेस देन और इक्वल टू 40, ये भी सत्य है, यानी मूल बिंदु इसे भी संतुष्ट करता है। देखिए ये पूरी लैंग्वेज वही है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि 12.1 में मैं आपको बता चुका हूं मूल बिंदु रखने पर ये लाइन मैंने नहीं लिखी है, ये भी सत्य हुई, ये भी सत्य हुई। इसका मतलब इस अवरोध के लिए मूल बिंदु की तरफ वाला भाग और इस अवरोध के लिए मूल बिंदु की तरफ वाला भाग, तो मूल बिंदु की तरफ का भाग देखिए वो ये हुआ और मूल बिंदु की तरफ का ये भी हुआ, दोनों में कॉमन तो फिर इतना ही हुआ। आप लोग चाहें तो एक के लिए क्षैतिज और एक के लिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं अगर दिखाएं तो दोनों से जो आयताकार भाग बनेगा वो तब भी यही आएगा। ये हुआ आपका सुसंगत क्षेत्र। इसके 3 कोणीय बिंदु हुए, एक ये वाला भी निकल के आएगा, देखिए एक ये वाला और एक ये वाला, यानी 0,20 25,0 और एक आपका ये निकल के आएगा, ये देखिए हमें नहीं पता कौन सा है, ये एक का प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा वही होगा। अब इनका प्रतिच्छेद बिंदु ये तो बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं निकाल के क्या आएगा इनका प्रतिच्छेद बिंदु। 2x + y यानी y, चलिए देखते हैं, वो सिंपल मैं वैसे ही करता हूं सॉल्व करके। 4x - kx 3x बचे, 3x = x का मान 20 आता है, y का मान 10 आता है। 20,10 मैं यहां लिख देता हूं, ये जो बिंदु निकल के आया ये हुआ 20,10। तो सुसंगत क्षेत्र के जो कोणीय बिंदु आपके निकल के आए, सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदुओं के निर्देशांक 0,20 20,10 और 25,0 है। ये देखिए आपको जरूर लिखने पड़ेंगे, मैं चलिए आपको ये चीज लिख के दिखाई देता हूं। सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु 0,20 20,10 25,0 अब ये हमें देखना है कि इन तीनों में से ऐसा कौन सा बिंदु है जिस पर z का मान अधिकतम है। तो 0 + 20 ये 20 हो गया, 20 10 20 + 10 यानी 30, 25 0 और 25। तो जो एकों की अधिकतम संख्या हुई वो हुई 30। कौन से बिंदु पर? 20,10 पर। यानी आप जो उत्तर लिख के आएंगे एकों की अधिकतम संख्या बराबर 30, पहले प्रकार के 20 के और दूसरे प्रकार के 10 के, क्योंकि x के पहले प्रकार के हैं तो 20 हो गए और दूसरे प्रकार के y के यानी कि 10। ये आपका उत्तर। चलिए ये भी मैंने क्वेश्चन बता दिया।
अब देखिए अगला क्वेश्चन उत्पादन संबंधी। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 7 लिखा है, वो देखिए सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये सभी उत्पादन संबंधी समस्याएं हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 लिखा, 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगा मैं, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि ये सारी उत्पादन संबंधी समस्याएं हैं। अब देखिए जो पहला ये क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, एक कंपनी प्लाईवुड के अनूठे स्मृति चिन्ह का निर्माण करती है। एक प्रकार के स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने और 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं, जबकि बी प्रकार के स्मृति चिन्ह के लिए 8 मिनट काटने और 8 मिनट जोड़ने में लगते हैं। दिया गया है कि काटने के लिए कुल समय 3 घंटे 20 मिनट और जोड़ने के लिए 4 घंटे उपलब्ध हैं। अच्छा, आगे लिखा है प्रत्येक प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 5 रुपए और बी प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 6 रुपए का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए कि लाभ के अधिकतमीकरण के लिए, लाभ का अधिकतमीकरण यानी जो आपको अधिकतम दिखाना है वो लाभ दिखाना है, तो जो आपका रैखिक उद्देश्य फलन बनेगा वो बनेगा लाभ का, क्योंकि इन्होंने ये भी रखा है पहले प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 5 रुपए का और दूसरे प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 6 रुपए का लाभ होता है। अब ये कितने कितने स्मृति चिन्ह बनाने चाहिए, ये लाइन देखिए मैंने लिखी है, माना ए प्रकार के x और बी प्रकार के y स्मृति चिन्हों का निर्माण किया जाता है, तो इनका कुल लाभ जो होगा वही है हमारा रैखिक उद्देश्य फलन। कितना है वो देखिए, पहले प्रकार के जो स्मृति चिन्ह है उस पर जो लाभ है वो 5 रुपए का है। एक स्मृति चिन्ह पर अगर 5 रुपए का लाभ है तो x पर कितने का होगा, 5x, और दूसरे प्रकार के स्मृति चिन्ह पर अगर 6 रुपए का लाभ है, एक पर अगर 6 रुपए का है तो y पर कितने का हो गया, 6y, तो टोटल लाभ 5x प्लस 6y। ये हमें दिखाना है कि अधिकतम कब होगा। अब इसी के लिए देखिए काटने का समय और जोड़ने का समय भी है। जो पहले प्रकार का स्मृति चिन्ह है उसके निर्माण में, एक स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने में लगते हैं और 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं ए प्रकार के लिए, और जो बी प्रकार का स्मृति चिन्ह है उसके एक स्मृति चिन्ह में 8 मिनट काटने में लगते हैं और 8 मिनट जोड़ने में लगते हैं। चलिए ये भी लिख दिया। अब ये आती है इनकी बात उपलब्धता की। काटने के लिए जो कुल समय उपलब्ध है 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट, और जो जोड़ने के लिए समय उपलब्ध है वो है देखिए 4 घंटा। अब आती है इनकी कंडीशंस की बात, यानी एक जो समीकरण बनेगी उपलब्धता के हिसाब से वो काटने के लिए बनेगी, यानी कि काटने का समय, यह आपका पहला व्यवरोध है, और दूसरी जो व्यवरोध है वो है जोड़ने का समय। चलिए देखते हैं क्या है काटने का समय। एक स्मृति चिन्ह में आपको 5 मिनट चाहिए ए प्रकार के, तो x में कितना चाहिए, 5x, एक में 5 मिनट तो x में कितना, 5x मिनट, प्लस काटने की ही बात आ रही है क्योंकि पहला प्रतिबंध देखिए काटने का है। एक स्मृति चिन्ह में अगर 8 मिनट चाहिए काटने में तो y में कितने चाहिए, 8y, टोटल काटने का समय 5x प्लस 8y। अब टोटल जोड़ने का समय, एक में 10 मिनट का तो x में कितना, 10x, प्लस दूसरे प्रकार के लिए एक में 8 मिनट का समय तो y में कितना, 8y का। अब समय कितना है काटने का उपलब्ध, 3 घंटा 20 मिनट, तो ये मिनट है, ये भी फिर मिनट भी हो, यूनिट आपकी सेम हो, तो 3 घंटा 20 मिनट यानी 180 प्लस 20 200 मिनट, 4 घंटा मिनट तो ये 240 मिनट। अब ये समय टोटल हम पे इतना ही उपलब्ध है,
उपलब्ध का मतलब इससे ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, इससे कम हो सकता है, यानी कि लेस देन और इक्वल टू, ये भी लेस देन और इक्वल टू। क्या दिखाना है हमें? अधिकतमीकरण। z इज इक्वल टू 5x प्लस 6y। चलिए रुपये भी लिख देता हूं मैं। अब इनकी ग्राफ बनाने की बात आती है, 5x प्लस 8y बराबर 200। चलिए पहला ग्राफ तो इसका ही बनेगा, और दूसरा इसे अगर मैं 2 से भाग भी कर दूं तो 5x प्लस 4y बराबर 120, क्योंकि 2 से कैंसिल हो रही है इसलिए, ये किसी से नहीं है। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं, दो बिंदुओं के निर्देशांक, एक बार x का मान 0 रखना है, एक बार y का मान 0 रखना है। यही चीज देखिए हम इधर भी करेंगे। चलिए अगर हम x का मान 0 रखते हैं, 8y बराबर 200, y बराबर 25, और y का मान 0 रखते हैं, x का मान 40। x का मान 0 रखा तो y का मान 30, और y का मान 0 रखा तो x का मान 24। अब ये देखिए कितने का डिफरेंस है। चलिए मैं तो डिफरेंस लेता हूं, 10 का ही ले लेता हूं। आप लोग चाहें तो 5 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, 4 का भी ले सकते हैं। ग्राफ ज्यादा छोटा भी नहीं बनना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, और ना ज्यादा बड़ा बने कि पेपर पे भी आ जाए पूरा। मैंने चलिए 10 का ही ले लिया है। 0,25 वो देखिए ये वाला बिंदु हुआ, 40,0 ये वाला बिंदु, 5x प्लस 8y बराबर 200, 0,30 ये वाला बिंदु होगा, 24,0 24 देखिए यहां होगा, ये मैंने मिला दिए, 5x प्लस 4y बराबर 120। अब आती है इनके सुसंगत क्षेत्र की बात, कौन सा होगा? देखिए प्रतिच्छेद बिंदु को ही निकालना ही पड़ेगा। सुसंगत क्षेत्र की बात, ये कौन था? 0,25। चलिए बाद में देखेंगे वो कौन सा क्षेत्र आता है। पहले मैं अगर इसमें मूल बिंदु रख के देखता हूं तो 0 प्लस 0 0, लेस देन और इक्वल टू 200, ये संतुष्ट करता है, सत्य हो गई बात। 0 प्लस 0 0, लेस देन और इक्वल टू 240, ये भी सत्य हो गई बात, यानी मूल बिंदु संतुष्ट कर रहा है। तो इस वाली असमीकरण के लिए भी मूल बिंदु की तरफ का भाग और इस वाली असमीकरण के लिए भी मूल बिंदु की तरफ का भाग, दोनों में जो कॉमन भाग हुआ वो आपका ये वाला भाग हुआ। ये हुआ हमारा सुसंगत क्षेत्र। इसमें बिंदु कौन कौन से होंगे? चलिए इधर लिखता हूं। एक तो हुआ 0,25, दूसरा बिंदु देखिए वो एक वाला हुआ, ये कितना है? 24,0, और तीसरा बिंदु है ये वाला, और ये हल करके ही आएगा। ये तो चलिए सिंपल है, हल करना, सीधे माइनस कर दिए तो 4y बराबर 80, y बराबर 20 आ गया, और y का मान अगर 20 है, देखिए y का मान तो क्लियर नहीं हो रहा है, y का मान तो आता है 20, और y का मान अगर 20 है तो x का मान 8 हो गया, 8,20 रख के देख सकते हैं, 8,20 बिल्कुल ठीक है। तो कोणीय बिंदु आपके ये हो गए, इन्हीं में से कोई एक ऐसा बिंदु होगा, यानी सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं? एक बार आप लिख के जरूर दिखाइए।
0,25, 8,20, 24,0। अब इन्हीं में से किसी एक ऐसे बिंदु पर z का मान अधिकतम होगा और z इज इक्वल टू कितना है 5x प्लस 6y। चलिए वो देखते हैं कौन से बिंदु पे ऐसा होता है। 0,25, 8,20, 24,0। 0,25, x का मान 0, y का मान 25, 150 रुपए। 8,20, 8 पंजे 40 और 120, 160 रुपए। 24,0, 24 पंजे 120, 120 रुपए। तो जो आपका अधिकतम लाभ हुआ वो हुआ 160 रुपए। कौन से बिंदु पर? 8,20 पर। यानी अधिकतम लाभ बराबर 160 रुपए। ए प्रकार के 8 स्मृति चिन्ह और बी प्रकार के 20 स्मृति चिन्हों का निर्माण किया जाता है, तब अधिकतम लाभ कितना होगा? 160 रुपए। चलिए इस वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए। इसके जो अगले 3 क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।